हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हमें क्या स्टडी करना है? आज के इस वीडियो में हमें स्टडी करना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हिंदी में कहते हैं संविधान सभा। संविधान सभा इसके नाम से क्लियर है कि ये एक सभा थी जिसने संविधान को बनाया था। सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीनिंग देखेंगे एंड बाद में देखेंगे कि किस तरह से इसने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डेफिनेशन क्या होगी? द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक असेंबली थी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बनी थी। उसने एक डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया था। डॉक्यूमेंट कौन सा था? डॉक्यूमेंट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी असेंबली जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? द असेंबली विच प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इट मीन्स ऐसी असेंबली जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसे हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस बेस पर बनाया गया था? 1946 में इंडिया में एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कब कराए गए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराए गए थे जुलाई 1946 में, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी चेयरमैन थे। इन्हीं के अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए परमानेंट चेयरमैन को चूज किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो उस टाइम पर इसके चेयरमैन कौन थे? उस टाइम पर जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हीं के अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेंबर थे 389, जिसमें से 292 मेंबर्स प्रोविंस से इलेक्ट होके आए थे। 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट होकर आए थे एंड 4 मेंबर चीफ कमिश्नर प्रोविंस से इलेक्ट होकर आए थे। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर्स के नेम जान लेते हैं, जैसे सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, HC मुखर्जी, जी दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू, बलदेव सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट लीडर और भी थे, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ नामों को आपको बताया है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? एक क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बनेगा डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इस क्वेश्चन में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन बताना है। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि इसमें कई सारे मेंबर थे। फॉर एग्जांपल वल्लभ भाई पटेल, जो कि इंडिया के बाद में डेप्यूटी PM बनते हैं। इसी तरह से अबुल कलाम आज़ाद, जो बाद में इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि इसमें कुछ वुमेन्स भी थी, जैसे कि सरोजनी नायडू। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, उसके लिए इलेक्शन भी करा दिए थे एंड उसके मेंबर्स भी हमने इलेक्ट कर लिए थे। फिर क्या होता है? कंट्री का डिवीज़न हो जाता है एंड कंट्री 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाती है, इंडिया एंड पाकिस्तान। कंट्री के डिवीज़न के साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी डिवीज़न हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाती है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें कितने मेंबर थे?
कंस्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें 299 मेंबर थे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर लिया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से कब लागू हुआ था? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 2 डेट लिखी हैं। एक वो डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था एंड एक वो डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से लागू किया गया था। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स यानी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। इस दिन को याद रखने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से लागू किया गया था एंड इंडिया एक रिपब्लिक बन गया था। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। इंडिया अब पूरी तरह से एक गणतंत्र देश बन गया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मोर देन 70 ईयर्स एगो। इस क्वेश्चन का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसे आज 70 ईयर्स से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो इतना पुराना हो चुका है हम उसे क्यों एक्सेप्ट करें। कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था उसे आज 70 ईयर्स से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन हम फिर भी उसे एक्सेप्ट करते हैं। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े अच्छी तरीके से बनाया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो इतना पुराना हो चुका है उसे आज भी एक्सेप्ट क्यों करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के कई सारे रीजन हैं, तो अब हम 1 बाय 1 उन रीजन्स को देखेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन, इट एक्सप्रेस ए ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मेंबर्स के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस समय के जो अदर लोग थे उनके आइडियाज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ गिने चुने लोगों के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर ऐसा होता तो आज हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो रहा था तो उस समय वर्ल्ड में जो पॉपुलर आइडियाज़ थे उनको भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है। वर्ल्ड में कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से लिखा था, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उनके देशों में जो बड़े बड़े सोशल ग्रुप थे या पार्टी थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखना पड़ा था। लेकिन ऐसा इंडिया के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया के सभी लोगों ने, सभी पार्टीज़ ने, सभी सोशल ग्रुप्स ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी ग्रुप्स की बात करता है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं करता, तो सब ग्रुप ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन दूसरे देशों में क्या हो रहा था? दूसरे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था, क्योंकि उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, ना उसे कोई फॉलो करता था। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस दूसरे देशों से बिल्कुल डिफरेंट था। हालांकि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन किया था, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर किसी बड़े सोशल ग्रुप ने या किसी बड़ी पार्टी ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं किया। किसी ने भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं किया। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैलिडिटी। इसका मतलब है किसी ने भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉफुल है या नहीं।
इंडिया के अंदर किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इससे बड़ा अचीवमेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या हो सकता है? हमारे देश में किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग है, सब लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे बड़ा अचीवमेंट किसी भी देश के लिए क्या हो सकता है कि सब लोग उसके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का सेकंड रीजन क्या है? हम इस वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था तो उस समय इंडिया के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। इट मीन्स इंडिया के सभी लोगों के पास में वोट देने का राइट नहीं था। इसी वजह से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लोगों द्वारा डायरेक्टली चूज नहीं की गई थी। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इंडिया के लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए थे। तो फिर ये इलेक्ट कैसे हुए थे? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को उस समय इंडिया के अंदर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनके द्वारा से इलेक्ट किया गया था। इस तरह से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के लगभग हर रीजन को एक फेयर शेयर मिला। इसका सिंपल मीनिंग है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इंडिया के लगभग हर रीजन से इलेक्ट होकर आए थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स किसी एक पार्टिकुलर एरिया से इलेक्ट नहीं हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हमारे देश के लगभग सभी क्षेत्रों से इलेक्ट होकर आए थे। इसी वजह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे अधिक मेंबर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे अधिक मेंबर्स उस पार्टी के थे जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स इंक्लूड थे। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ ऐसे मेंबर भी थे जो कांग्रेस से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। इट मीन्स उनकी अपनी अलग ओपिनियन थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया जाएगा तो इन मेंबर्स की राय पूछी जाएगी एंड उनकी बातों को माना भी जाएगा। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स की बात मानेंगे, हम दूसरे पार्टी के लीडर्स की बात नहीं मानेंगे। अगर हम सोशल टर्म्स की बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती थी। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे। इसी तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट कास्ट के भी लोग थे। इसी तरह से हमारी असेंबली के अंदर डिफरेंट क्लास के लोग थे एंड डिफरेंट रिलीजन के लोग थे। इसी तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिफरेंट ऑक्यूपेशन के भी लोग थे। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लगभग सभी प्रकार के लोग थे एंड इन सब लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। इसी वजह से इंडिया के अंदर सभी लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी एक्सेप्ट करते हैं। आज इंडिया के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। आज इंडिया के अंदर सभी लोगों के पास में राइट टू वोट है। आज की डेट में अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की हेल्प से इलेक्ट करते तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन ठीक उसी प्रकार होता जिस प्रकार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन था। उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसी वजह से आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक रीजन से और एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी पवित्र तरीके से वर्क किया था, काफ़ी फेयर तरीके से वर्क किया था, इसलिए आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह से वर्क किया था? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से, काफ़ी ओपन तरीके से एंड कंसेंसुअल तरीके से वर्क किया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंसेंसुअल। इसका मतलब होता है आम सहमति से। इसका मतलब है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा था उस टाइम पर जो लॉ बनाए जा रहे थे या फिर जो रूल्स बनाए जा रहे थे वो लॉ या वो रूल्स इस प्रकार के होते थे कि सब लोग उन पर सहमत होते थे। अगर किसी लॉ पर या किसी रूल्स पर सब लोग सहमत नहीं होंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
यानी कि ऐसी कोई बात जिस पर सब लोग एग्री हो उसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखेंगे, एंड जिस लॉ पर या जिस रूल पर सब लोग एग्री नहीं होंगे उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से प्रिपेयर हुआ था? सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल को डिसाइड किया गया एंड उन प्रिंसिपल्स को लोगों द्वारा एग्री किया गया। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद हमने एक ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में बनाया गया था। सबसे पहली बात तो ये हम जानेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है। ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था एंड इसको क्यों बनाया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप या सैंपल। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक मॉडल बनाया, या हम कह सकते हैं उसने कॉन्स्टिट्यूशन का एक सैंपल बनाया। इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो हम कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। स्टार्टिंग में कोई भी काम फेयर नहीं हो सकता, इसलिए उसने क्या किया था, एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था। उसके बाद में क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने प्रिपेयर किया उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया जाएगा एंड बाद में उसको हम फेयर कर सकेंगे। जब हम उस पर डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा, हम डिस्कशन करने से उसकी कमियों को दूर कर सकते हैं एंड उसमें हम कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारा रफ कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक फेयर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना। एंड इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर क्या हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर लिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था उस पर हमने क्लॉज पर क्लॉज हमने कई बार डिस्कशन किया। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें लगभग 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना। अब ये चेंजेस किस प्रकार के किए गए होंगे? सपोज किसी लॉ के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है तो कुछ मेंबर कह सकते हैं नहीं इसमें ये वाली चीज़ अच्छी नहीं है, इसे चेंज कीजिए, तो उसे चेंज किया जा सकता है। इसी तरह से कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें अगर हम ये वाली बात ऐड कर दें तो हमारा लॉ और अच्छा हो जाएगा, तो उस पॉइंट को भी उसमें ऐड किया जा सकता है। आपको समझ में आ गया होगा, इसी वजह से ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था ताकि हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें एंड उसके अंदर कुछ न्यू पॉइंट्स ऐड कर सकें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि सारे पॉइंट्स को हम एक ही बार में ऐड कर लें, इसीलिए डिस्कशन किया गया था ताकि हमारे मन में जो पॉइंट आते जाएंगे डिस्कशन करने से हम उनको उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लगभग 3 साल तक इसके ऊपर डिस्कशन किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लगभग 3 साल में 114 दिन तक डिस्कशन किया। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सारे पॉइंट्स हमें एक ही दिन में समझ में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे दिन मिलेंगे। हो सकता है कि उस दिन वो पॉइंट हमारे दिमाग में आ जाए। जब हम नेक्स्ट दिन मुलाकात करेंगे तो हो सकता है कि कुछ न्यू पॉइंट हमारे माइंड में आ जाएं, तो हम उस न्यू पॉइंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 3 साल का समय लगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 month एंड 18 days का समय लगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो भी बोला गया, जो कुछ भी डिस्कशन किया गया, हमने उस सब को रिकॉर्ड कर लिया एंड उसको सुरक्षित रख लिया है। इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के नाम से जानते हैं। जब इनको प्रिंट किया गया तो इनके 12 बड़े बड़े वॉल्यूम्स बन गए थे। इन डिबेट्स को हमने सुरक्षित क्यों रखा है? इन डिबेट्स की हेल्प से हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस अपनाए गए हैं, तो उन प्रोविजंस को क्यों अपनाया गया है हम इसका रीज़न जान सकते हैं। इन डिबेट्स का यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। लास्ट में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन का मतलब है जिस प्रकार से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क किया है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को पवित्रता प्रदान की है। इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट पॉइंट में से लिखा जा सकता है। आपको लिखना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफी ओपन तरीके से एंड सिस्टमेटिक तरीके से काम किया था। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल को बनाया गया, उसके बाद में क्या होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। फिर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हर क्लॉज पर कई बार डिस्कशन किया गया एंड कई सारे यहाँ पर अमेंडमेंट भी किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उन रूल्स को या उन लॉ को एक्सेप्ट किया था जिस पर सब लोग सहमत हो। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है स्टेप दर स्टेप कैसे काम किया गया था। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है, फिर क्या हुआ, उसके इलेक्शन कराए जाते हैं एंड उसके बाद में उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। उसके बाद देश का डिवीजन हो जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी डिवीजन हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि हमने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। उसके बाद में क्या हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर हमने कई बार डिस्कशन किया। लगभग 3 साल के लंबे डिस्कशन के बाद में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया एंड लास्ट पॉइंट होगा 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू हो गया था। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।